क्या पढ़ रहे थे? पॉलिटी का संविधान। संविधान किसका क्या होता है? संविधान एक लिखित दस्तावेज यानी कानूनों और नियमों का ऐसा लिखित दस्तावेज जिसके माध्यम से किसी देश का शासन और प्रशासन क्या होता है? चलाया जाता है। सरकार के जितने भी अंग हैं वो किसके अंतर्गत काम करेंगे? बोलेंगे संविधान के अंदर। तो संविधान क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया जाता है जिसके अनुरूप किसी भी देश या राज्य का शासन का क्या किया जाता है? संचालन किया जाता है। याद रखिए ना रखिए, इससे एग्जामिनर को कोई लेना देना। संविधान क्या है ये नहीं पूछता है पहली बार, इसलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सारा टर्म इसमें लिखा हुआ है। अब सीधा आते हैं मुद्दे पे। मुद्दे का मतलब यह है कि जैसे कि आपका संविधान है, हर एक का संविधान क्या होता है? अलग अलग होता है। वहां मेंशन करना पड़ेगा कि किसका संविधान, भारत का, अमेरिका का, ब्रिटेन का, किसका संविधान पढ़ रहे हैं? बोलेंगे भारत का। किसका संविधान? भारत का। जैसे इस संविधान की बात करते हैं तो संविधान में कितने अनुच्छेद? मूल संविधान में बोलते चलेगा, कितना अनुच्छेद? 395। उसके बाद बताइएगा इसमें भाग कितना है? भाग कितना है? 22 भाग है। और अनुसूची की संख्या, ये नंबर आपको याद रखना। मूल संविधान में कितना था? मूल संविधान में कितना था? वर्तमान में कितना है? मूल संविधान में अनुसूची की संख्या वर्तमान में 12। याद रखिएगा, संविधान में कुछ भी जोड़ना हो, घटाना हो तो क्या करना पड़ता है? संशोधन करना। क्या करना पड़ता है? अमेंडमेंट करना पड़ता है। बोलेंगे ठीक है। अब भारत के संवैधानिक विकास का चरण जो है कब से स्टार्ट हुआ? भारत के संवैधानिक विकास की जब बात करेंगे तो 2 चरणों में होता है। एक तो कंपनी का रूल और दूसरा किसका? ब्रिटेन सरकार का रूल। किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो शासन किया था वो 1773 से लेकर कहां तक? 1800। अच्छा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था ऐसे समझिएगा जी। उससे थोड़ा सा पहले 1757 में। कब? कब प्लासी का युद्ध? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में क्या हुआ था? उसने जीता था, सिराजुद्दौला को क्या किया था? हराया था। उसके बाद बंगाल पर अधिकार किसका हो गया था? ब्रिटेन, क्या कहते हैं? अंग्रेज का। किसका? अंग्रेज का। और जैसे ही अंग्रेज का शासन हुआ वहीं से क्या हो गया? वहां से शोषण का राज प्रारंभ। क्या हो गया? शोषण का राज प्रारंभ। 1757 से लेकर भर 1772 तक के काल को क्या क्या? डाकू राज्य की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी थी? डाकू राज्य की संज्ञा। डाकू राज्य की संज्ञा का मतलब था कि जो ये अब बंगाल किसके अधीन हो गया था? बोलेंगे अंग्रेजों के अधीन। किसका शासन हो गया था? अंग्रेजों का शासन हो गया था। अंग्रेज का काम क्या था? सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट करना। क्या करना था? लूटपाट करना, यही तो था। यानी कि भारत के संसाधन को अपने हित में प्रयोग करना। क्या करना? भारत के संसाधनों का अपने हित में प्रयोग करना। तो उसी समय एक इतिहासकार हुआ करता था, के.एम. पन्नीकर। कौन हुआ करता था? के.एम. पन्नीकर। के.एम. पन्नीकर ने क्या किया था? याद रखिएगा, पूछता है। 1757 1772 के काल को क्या बोला था? डाकू राज्य की संज्ञा देते। किसकी संज्ञा देते? ये सब पूछ भी लेता है। चलिए, एक तो ये हो गया क्या? ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अंतर्गत शासन किया था, और दूसरा था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। अब इतना ज्यादा लूट घसोट कंपनी कर रही थी बंगाल के भीतर कि यहां से अब ब्रिटिश सरकार को एक्टिव होना जरूरी हो गया। क्या हो गया था? ब्रिटिश सरकार को एक्टिव होना जरूर। और वहां से पहला संशोधन करती है कौन?
कंपनी के रूल में। किसके रूल में? कंपनी के रूल में। कौन करती है? तो ब्रिटिश संसद। कौन करती है? ब्रिटिश संसद। और ब्रिटिश संसद ने उस समय जो एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया 1773 में, क्या चीज, क्या नाम है देखिएगा यहाँ पे, रेगुलेटिंग एक्ट। किसको रेगुलेट करेगा? कंपनी को। किसको रेगुलेट करेंगे? कंपनी को। और उस समय जो एक एक्ट पारित किया 1773 में, वही क्या कहलाया? रेगुलेटिंग एक्ट 1700। यहां से कंपनी सीधे धीरे धीरे अब क्या हो गया? शिकंजा कसना शुरू कर दिया। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया अभी तक? चलिए ठीक है। अब उसके बाद धीरे धीरे ये जो क्या कहते हैं, सिपाही विद्रोह हुआ था। कल बता रहे थे ना आप लोग को, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? कब हुआ था सिपाही विद्रोह? 1857 में। 1857 में हुआ। अब ठीक इसके बाद 1858 का क्या, 1858 में कौन सा पारित किया? भारत शासन अधिनियम 1858। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? बोलेंगे लॉर्ड कैनिंग। कौन हुआ करता था इस समय? लॉर्ड कैनिंग। यहां से क्या हो गया कि पदनाम चेंज किया। जो भारत का क्या होता था? गवर्नर जनरल, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? वायसराय। क्या किया? वायसराय। और पूरी तरीके से कंपनी जो भारत में थी वो अब किसके अधीन कार्य करेगी? यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन कार्य करेगी। किसके अधीन कार्य करेगी? ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन का मतलब क्या होता है? राजा या रानी। राजा या रानी। अब आज के डेट में मान के चलिए कि इंग्लैंड में शासन कैसे चलता है? राजा या रानी के नाम से। किसके नाम से शासन चलता है? राजा या रानी के नाम से शासन। ठीक उसी तरह से 1858 से ही भारत में जो कंपनी काम कर रही थी, उस कंपनी का जितना भी कार्य होगा अब किसके नाम से संपन्न होगा? बोलेंगे ब्रिटिश क्राउन के नाम। कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलिए, तो दो स्टेजेस था इसमें। सिपाही विद्रोह हुआ था ना। ये सारा टर्म आपको नहीं जानना है, यहां से जानना है आपको कि संविधान में भाग कितने थे। रिपीट है कल वाला। संविधान में भाग कितने? एक एक भाग। भाग क्या था? एक चैप्टर के रूप में हुआ करता था। संविधान क्या है? एक पुस्तक है। क्या है? पुस्तक। और पुस्तक है, जैसे कल आपको बताई भी थी कि क्या, जैसे भाग एक है, जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि भाग एक किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, और इसमें क्या है? भारत के संघ एवं उसके क्षेत्र। अब किसी को भारत के बारे में जानना है, उसके क्षेत्र के बारे में जानना है, तो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद जाएगा? किस भाग में जाएगा? भाग एक में। और दूसरा क्या है कि जैसे भाग दो है, भाग दो में क्या बताए थे? क्या है? नागरिकता, सिटीजनशिप। क्या है? सिटीजनशिप। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? अब किसी को नागरिकता के बारे में समझना है तो इससे आगे जाएगा, डायरेक्ट चैप्टर पलटेगा नागरिकता का और पलट के पढ़ लेगा कि नहीं। तो याद रखिएगा कि भाग क्या होता था कि एक चैप्टर के रूप में हुआ करता था। भाग की संख्या कितनी थी? मूल क्या कहते, संविधान में अनुसूची की संख्या 8। वर्तमान में, चलिए, मूल संविधान में अनुच्छेद की संख्या 395। कितने थे? बोलते चलिएगा, जल्दी याद होगा। अब देखिएगा संविधान के भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या? भारत के संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अब इसमें कुछ प्रावधान है। अनुच्छेद 1 के अनुसार क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? इसका मतलब होता है भारत अर्थात इंडिया। जो भारत है वही इंडिया है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। संघ शब्द के लिए किसका प्रयोग किए हैं? यूनियन के लिए। यूनियन का भी अर्थ होता है संघ, और फेडरेशन का अर्थ क्या होता है? संघ। फेडरेशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? फेडरेशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? कल तो बताए थे। अमेरिका का कहीं चर्चा किए थे? कल किए थे कि ना? हाँ, फेडरेशन किसके लिए प्रयोग किया गया था?
अमेरिका का निर्माण हुआ था किसके आधार पर, तो बताएंगे संधि और शर्त के आधार पर। किसके आधार पर? संधि और शर्त क्या था? हम फेडरेशन में स्वेच्छा से शामिल हो रहे हैं और स्वेच्छा से बाहर हो जाएंगे, इसके लिए कोई नियम या कायदा कानून क्या होगा? बाध्यकारी नहीं होगा। यही तो बताए थे। यानी कि इसका मतलब अपनी इच्छा से इसने फेडरेशन का निर्माण किया। और उस समय जिस समय अमेरिका आजाद हुआ था, आजाद कब हुआ था? 1776 में। उस समय वहां पे स्टेट की संख्या कितने हुआ करते थे? 13। अब 13 स्टेट ने मिलकर फेडरेशन का निर्माण किया। अब धीरे धीरे 13 क्या होगा? इससे बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। फेडरेशन नाम का चीज कोई रहेगा? अब फिर धीरे धीरे क्या होगा? फेडरेशन समाप्त हो जाएगा कि नहीं? ठीक जस्ट इसका उल्टा प्रावधान किया था। और ये एक टर्म समझिएगा, जैसे कि पूछ लेगा आपसे कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान कौन सा, कहां पे है? इस सब टर्म याद रखेगा डायरेक्टली। यानी दोहरी नागरिकता का मतलब है, एक तो यहां से सबसे पहले समझिए 13 का 13 स्टेट क्या था? स्वतंत्र था। यानी कि जो दोहरी नागरिकता वहां थी कितने कितने स्तर पर? एक तो राज्य के स्तर पर और दूसरा किसके स्तर पर? संघ के स्तर पर। कोई दिक्कत नहीं इसमें? नहीं। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, यूनियन शब्द का मतलब क्या होता है? यूनियन का अर्थ भी होता है क्या? संघ। अच्छा, भारत का जो निर्माण हुआ है सब राज्य मिलकर किया है कि ऑटोमेटिकली संविधान सभा ने किया था? क्या तक नहीं किया था? भारत का निर्माण तो ऐसे हुआ है, उसका राज्य मिलकर तो नहीं, अनुबंध और शर्त पर जिस प्रकार से अमेरिका का निर्माण हुआ उस तरह से तो भारत का निर्माण नहीं हुआ है। यहाँ पर राज्य क्या है? फेडरेशन से बाहर हो सकता है, संघ से बाहर हो सकता है, लेकिन भारत जो संघ है उससे भारत से बाहर हो सकता है बिहार? नहीं ना बाहर हो सकता है। तो याद रखिएगा, भारत का जो है किसी राज्यों के बीच संधि का परिणाम नहीं है। सबसे पहले क्या तो भारत का जो निर्माण हुआ क्या बताइएगा? एक लाइन में इसको क्लियर कीजिए। विभिन्न राज्यों के मध्य संधि या शर्तों का परिणाम नहीं है, ऐसे याद रखें। कोई दिक्कत नहीं इसमें? संधि या शर्तों का परिणाम भारत नहीं है। और भारत संघ से कोई राज्य बाहर अपनी इच्छा से नहीं हो सकता है। दो ही टर्म इसमें याद रखिएगा। इसीलिए किसका शब्द का प्रयोग किया है? फेडरेशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? दूसरा टर्म यहां देखिए, भारत विभिन्न राज्यों के मध्य किसी अनुबंध का परिणाम नहीं है। कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, भारत से अलग नहीं हो सकता। अब अनुच्छेद 1 के 2 में क्या है कि संबंध राज्य उनके राज्य क्षेत्र से पहली अनुसूची में क्या होगी? विनिर्दिष्ट होगी। पहली अनुसूची में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ कितने? भारतीय संघ में कितने राज्य? कितने? यूटी। कोई दिक्कत नहीं इसमें? क्या शासित प्रदेश की संख्या 8। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है? भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शासित हो गए। कौन सा? राज्यों के राज्य क्षेत्र। कौन सा? राज्यों के राज्य क्षेत्र का मतलब कितना? संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किया, जैसे भविष्य में क्या करेगा? अर्जित करेगा। जैसे सिक्किम आया, आया कि नहीं आया? भारत में बोलेंगे आया। देश आजाद हो गया, लेकिन अब भी कुछ यूरोपियन देश भारत में ही था। भारत में क्या कर रहा था? शासन कर रहा था कुछ क्षेत्रों में। जैसे फ्रांसीसी। कौन सा? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी कब गया? तो बताएंगे क्या? 1954 में गया। कब गया? कौन सा फ्रांसीसी बस्ती था? कौन कौन सी फ्रांसीसी बस्ती? जैसे दक्षिण में देखेगा पांडिचेरी, कुछ लोग याद रहेगा तो याद रहेगा। कौन सा? पांडिचेरी, कराईकल, माहे, यनम, ये सब पढ़ेंगे ना? चंद्रनगर वेस्ट बंगाल के भीतर हुआ करता था। यनम आंध्र प्रदेश में हुआ करता था। माहे केरल में हुआ करता था। कराईकल और पांडिचेरी कहां पे हुआ करता था? तमिलनाडु में। कहां पे हुआ करता था? तमिलनाडु में। तो ये सारा का सारा क्या हुआ करता था? फ्रांसीसी बस्ती हुआ करता था। अब ये भी भारत में शामिल हुआ कि नहीं हुआ? बोलेंगे भारत में भी शामिल हुआ। तो किस अनुच्छेद के तहत इसको रखेगा या कहां पे रखेगा? इसको सबसे पहले तो याद रखेगा। अगर इसका प्रावधान नहीं होता संविधान में तो ये फिर दोबारा शामिल होता?
तो यानी ये क्या कहलाएगा, अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र। फिर पुर्तगाली भी यहाँ था, सबसे पहले कौन यूरोपियन देश भारत आया था, पुर्तगाली। और सबसे लास्ट में गया कौन, पुर्तगाली। कब गया था, 1961 में। कब गया, दिक्कत तो ज्यादा नहीं हो रहा, कुछ ज्यादा फास्ट है, नहीं ना, बोलते चलेगा। तो याद रखेगा ये सारी बस्तियों को भी क्या किया गया था, भारत में शामिल किया गया था, किस प्रावधान के तहत, अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र से। वर्तमान में इस अनुसूची में कितने राज्य, कितने कानून, 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र। चलिए ठीक, आज दूसरे चैप्टर में जाना ही है, ये सब खत्म हो गया। अनुच्छेद 2 में क्या है, अनुच्छेद 2 में बोलिए न सर, अनुच्छेद 2 में क्या है, अनुच्छेद 2 में क्या है, अनुच्छेद 2 में है कि किसी विदेशी भूभाग को यदि भारत में शामिल, ध्यान से सुनिएगा, किसी विदेशी भूभाग को यदि भारत में शामिल करना हो या भारतीय भूभाग किसी विदेशी के हाथ में सौंपना हो तो किस अनुच्छेद के तहत करेंगे, अनुच्छेद 2 के तहत। किसके तहत करेंगे, अनुच्छेद। और इस संबंध में कानून बनाएगी कौन, तो बताएंगे सांसद। कौन बनाएगी, सांसद, क्योंकि विधि बनाने की सबसे बड़ी इकाई यहाँ पे कौन है, सांसद। कुछ टर्म को याद रखेगा, इसी को लंबा चौड़ा करके लिखते रहेगा। अनुच्छेदों में क्या कहा गया, सांसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या क्या कर सकती है, उसकी स्थापना कर सकती है। अब एक यहाँ पे क्या था, ये टर्म एकदम से याद रखिएगा, 35वां संविधान संशोधन 1974, इसके द्वारा सिक्किम को क्या दिया था, एसोसिएट स्टेट का दर्जा, सहायक राज्य का दर्जा। सहायक का मतलब क्या बताए थे आपको, हाँ क्या बताए थे, मान लीजिए कि ये क्या है, सिक्किम, सिक्किम के विषय में भारत सरकार उसके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन बाह्य जैसे निर्णय आएगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, जैसे सीमा सुरक्षा, यहाँ पर इंडियन सोल्जर क्या रहेगा, तुरंत से एक्टिव रहेगा, है कि ना। सिक्किम के संबंध में कोई विदेशी निर्णय लेना हो तो कौन लेगा, भारत सरकार लेगी। कौन लेगी, भारत सरकार लेगी। चलिए यहां तक टर्म को याद रखेगा। एसोसिएट का अर्थ क्या होता है कि भारत उसके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन विदेशी मामले और सीमा सुरक्षा किसके हाथ में रहेगा, भारत। उसके बाद सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा क्या कर दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। क्या कर दिया गया, अब सहायक राज्य का दर्जा दिया सिक्किम। सिक्किम तो पहले भारत का हिस्सा था ना, अब किस अनुच्छेद के तहत उसको भारत में शामिल करेगा, तो सहायक राज्य का तो प्रावधान था ही नहीं संविधान में। इसके लिए आप क्या बताते हैं, संविधान में यदि कोई चीज का प्रावधान नहीं है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन। क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन करेगा। और उसके बाद संविधान संशोधन करके एक नया प्रावधान इसमें जोड़ा गया, क्या, 2A। 2A, ए का मतलब यहाँ पे क्या था, जो सिक्किम को सहायक राज्य का दर्जा दिया। कोई दिक्कत नहीं। कौन सा संविधान संशोधन था, 35वां संविधान संशोधन। कौन सा था, 35वां संविधान संशोधन। और 36वां संविधान संशोधन से क्या कर दिया गया, सहायक राज्य का दर्जा समाप्त, यानी कि 2 में जो ए सटा था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो ये समझ में आया। चलिए ठीक है। अब इसके बाद आता है कौन सा, अनुच्छेद 3। क्या आता है, अनुच्छेद 3 में क्या प्रावधान है, कब पढ़े थे, यहीं तक हुआ था कि, चलिए ठीक। अनुच्छेद 2 में, एक तो 2 का जस्ट क्या उल्टा है, किसी विदेशी प्रांत को यदि भारत में शामिल करना था या भारतीय प्रांत को किसी विदेशी के हाथ में सौंपना था, किस अनुच्छेद के तहत करेंगे, अनुच्छेद 2 के तहत। इसमें एक चीज ऐड कर लीजिएगा, देखते इसमें है कि नहीं है पता नहीं, इसमें एक चीज ऐड कर लीजिएगा, अनुच्छेद 2 में दीजिएगा 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच
भूमि का आदान प्रदान, भूमि का आदान प्रदान, क्योंकि ये पूछते रहता है कि 100वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है। के बीच भूमि का आदान प्रदान, यानी कि बांग्लादेश की भी कुछ हिस्सा यानी कुछ भूमि कुछ भूभाग किसमें शामिल किया गया, भारत, और भारत का भी कुछ भूभाग किसे दे दिया गया, बांग्लादेश। अभी तो इसके टर्म में तो यही तो बताया था अनुच्छेद 2 में कि क्या करना है, किसी विदेशी भूभाग का भारत में शामिल करना हो या भारत का कोई हिस्सा किसी विदेशी के हाथ में क्या करना है, सौंपना हो। ये टर्म राज्य पुनर्गठन बाद में पढ़िएगा। अब अनुच्छेद 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 कहता है कि भारतीय सीमा के अंदर, अब तो बाहरी कर रहे थे अभी तक, अब क्या, भारतीय सीमा के अंदर नए राज्यों का निर्माण करना। क्या करना है, नए राज्यों का निर्माण करना, सीमा में परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है। किस अनुच्छेद से करेंगे, अनुच्छेद 3 के तहत। किसके तहत करेंगे, याद रखिएगा, भारतीय सीमा के अंदर नए राज्यों का निर्माण, पुराने राज्यों के नाम, सीमा आदि में कुछ भी परिवर्तन करना हो तो किस अनुच्छेद के तहत करेंगे, अनुच्छेद 3। कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे क्या, जैसे था बिहार, बिहार से क्या निकल गया, झारखंड, किस अनुच्छेद के तहत होगा, बोलेंगे अनुच्छेद 3 के। आंध्र प्रदेश से क्या निकल गया, तेलंगाना, किस अनुच्छेद के तहत बोलेंगे उसको, अनुच्छेद 3 के। कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ पे देखिए कुछ सारे चीज पीडीएफ में है। अनुच्छेद 3 के अधीन सांसद को किसी राज्य में से उसके राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी अन्य राज्य के भागों के साथ मिलकर नए राज्यों का निर्माण करने की शक्ति प्राप्त होती है। कितना टर्म दिया हुआ है, तो अच्छा 3 समझ में आया, बोलते चलिएगा। क्लियर हुआ 3? हाँ, अनुच्छेद 3, जैसे मान लीजिए क्या, भारत, कौन सा, भारत सीमा के अंदर, अभी तक अनुच्छेद 2 में क्या कर रहे थे, बाहर। अब यहां क्या करेंगे, अनुच्छेद जिसे इससे पहले, हाँ अच्छा अभी देखिए तत्काल तुरंत समझ में आएगा कि भारत में इससे पहले कितने राज्य, अभी वर्तमान में कितने राज्य, कितने, जस्ट इसके पहले कितना हुआ करता था, होता था कि नहीं होता। अब यहां से अभी इससे पहले समझिए कि क्या था, जम्मू कश्मीर था, क्या था, J&K। अब जम्मू कश्मीर था, पहले क्या हुआ करता था, ये राज्य हुआ करता था, होता था कि नहीं होता था। अब क्या कर दिया गया, इसको यूटी में बदल दिया। किसमें बदल दिया, केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया। अब केंद्र शासित प्रदेश में अब जम्मू कश्मीर जो पहले क्या हुआ करता था, राज्य, अब क्या हो गया, यूटी। क्या हो गया, 2 यूटी में बदल गया। कौन कौन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। हुआ कि नहीं हुआ, अब राज्यों में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। इससे पहले क्या बताया था इसमें कि भारतीय सीमा के अंदर नए राज्यों का निर्माण, नए राज्य का निर्माण हुआ कि नहीं, लद्दाख, लद्दाख इससे पहले था कहीं, कुछ निर्माण हुआ कि नहीं हुआ। पहला बात, सीमा में परिवर्तन हुआ कि नहीं, पहले जम्मू कश्मीर ऐसे था, मान के चलिए 2 लद्दाख तक, अब अलग हुआ कि नहीं, सीमा में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। नाम, सीमा आदि में परिवर्तन करना हो तो किस अनुच्छेद से करेंगे, अनुच्छेद 3। जैसे पहले बिहार, क्या कहते हैं, झारखंड बिहार का हिस्सा था, लेकिन बिहार से अलग किया कि नहीं किया, किस अनुच्छेद से करेगा, अनुच्छेद 3। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो नए राज्य का निर्माण हुआ किस अनुच्छेद के तहत, लेकिन हो कहां रहा है, भारतीय सीमा के अंदर, भारत से बाहर, भारतीय सीमा के अंदर। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र आदि में क्या होगा, परिवर्तन होगा। राष्ट्रपति की सिफारिश के पूर्व सांसद के किसी भी सदन में कोई विधेयक, ये टर्म अच्छा है, इसको याद रखिएगा थोड़ा सा, यानी कि किसी भी राज्य के सीमा, नाम आदि में परिवर्तन कर, इसमें क्या लिखा है इसको छोड़ दीजिएगा, मेरा ज्यादा सुनिएगा, उसमें किताबी लैंग्वेज बहुत दिक्कत करेगा। हम क्या बोले
कि किसी भी राज्य के नाम, सीमा आदि में यदि परिवर्तन करना हो, ऐसा नहीं है कि करेगा कौन, तो बोलेंगे सांसद। कौन कर रही है अभी? सांसद कर रही है। कौन कर रही है? सांसद। बोलेंगे ठीक है, चलिए सांसद कर रही है। लेकिन सांसद करेगी कैसे? जैसे मान लीजिए कि क्या था, बिहार, क्या था, बिहार से क्या निकल गया? चलिए, बिहार से क्या निकल गया? झारखंड। एक इसके बाद क्या था इसमें कि आंध्र प्रदेश था। क्या था? आंध्र प्रदेश से क्या निकल गया? तेलंगाना। हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो ये सारा परिवर्तन जो होगा किस अनुच्छेद के तहत होगा? बोलेंगे 3 के तहत। कोई दिक्कत है इसमें? बोलेंगे नहीं। अब नए राज्य का निर्माण हुआ, न तेलंगाना का, झारखंड का। पहले ये बिहार झारखंड ज्वाइंट था, सीमा में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? होगा ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलेंगे हो रहा है। अब यहां से समझिएगा, अब यदि इस प्रकार का कोई परिवर्तन करना हो अनुच्छेद 3 में, तब सबसे पहले वह विधेयक किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। सदन में नहीं जाएगा। सदन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा। ये सबसे पहले विधेयक जो जाएगा किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति किसे भेजेगा? संबंधित राज्य के विधानमंडल को। यानी बिहार से यदि झारखंड का निर्माण करना हो तो सबसे पहले यह विधेयक किसके पास जाएगा? बोलेंगे बिहार के पास। किसके पास जाएगा? तो दो टर्म आया, यहीं पे लिख देते हैं। एक तो पहला कौन आ गया एक नंबर में? राष्ट्रपति। कौन आया एक नंबर में? राष्ट्रपति। वह विधेयक किसको भेजेगा? संबंधित राज्य के विधानमंडल को। किसको भेजेगा? संबंधित राज्य के विधानमंडल को। संबंधित राज्य के विधानमंडल को चला गया। अब संबंधित राज्य विधानमंडल के पास कोई पावर नहीं है, यानी कि अब यहां से केंद्र जैसा चाहेगी वैसा ही होगा, जैसा राष्ट्रपति चाहेगा वैसा ही होगा। बिहार के, अगर मान लीजिए बिहार चाहता है झारखंड तो ठीक है, नहीं चाहता है फिर भी कोई अंतर नहीं पड़ता है, झारखंड का निर्माण करके रहेगा। ये पूरा का पूरा पावर किसके पास होगा? राष्ट्रपति। समझ में आया बात? सबसे पहले अनुच्छेद 3 में किसी भी प्रकार का संशोधन करना हो तो वह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा, नंबर 1। उसके बाद राष्ट्रपति उस विधेयक को किसके पास भेजेगा? संबंधित राज्य के विधानमंडल को। किसको भेजेगा? संबंधित राज्य के विधानमंडल को। बिहार से झारखंड को क्रिएट करना है तो बिहार को भेज देगा। अगर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को निकालना है तो आंध्र प्रदेश को भेजेगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें, इस टर्म में? बोलेंगे नहीं। अब बिहार क्या करेगी? बिहार साधारण बहुमत से उसे पारित करवाएगी। क्या करेगी? अगर बिहार का इच्छा है कि झारखंड का निर्माण नहीं होना चाहिए तो ये राष्ट्रपति से दोबारा बोलेगा कि हमको बिहार से झारखंड का निर्माण नहीं करना है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर सकती है बिहार, लेकिन उस बात को मानना ना मानना किसकी इच्छा पर निर्भर करता है? राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। मान लिया ठीक है, नहीं माना तो भी ठीक है, झारखंड राज्य का निर्माण होके रहेगा। यानी कि राज्यों के निर्माण के विषय पर पूर्णतः अधिकार यहां पर किसको होगा? राष्ट्रपति। कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहां पे था जिस समय आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का निर्माण हो रहा था तो आंध्र प्रदेश विधानमंडल ने कहा था हमको तेलंगाना नहीं चाहिए। क्या बताया? हमको तेलंगाना नहीं चाहिए। तेलंगाना का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पे पावर किसको है सबसे ज्यादा? थोड़ा सा यही प्रक्रिया याद रखिएगा। सवाल कैसे पूछेगा? अगर इतना थ्योरी है ठीक है, सवाल कैसे बनता है कि यदि अनुच्छेद 3 में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना हो, वह परिवर्तनकारी विधेयक सर्वप्रथम किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति। किसे भेजेगा? बिहार का मतलब होगा संबंधित राज्य के विधानमंडल को। किताबी लैंग्वेज में थोड़ा सा कभी कभी प्रयोग कीजिएगा, संबंधित राज्य के विधानमंडल। अब यह जो भी निर्णय दे इसकी इच्छा है, लेकिन उस निर्णय को मानना न मानना किस पर निर्भर करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के पास जैसे ही विधेयक आया वो कहां चला जाएगा? लोकसभा, राज्यसभा, यानी सांसद के भीतर जाएगा और सांसद क्या करेगा? उसको पारित कर देगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो वही टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र आदि में परिवर्तन हेतु राष्ट्रपति की सिफारिश के पूर्व संसद के किसी भी सदन में कोई भी विधेयक पेश नहीं किया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। और यही एज इट इज जैसे है वैसे ही क्वेश्चन के रूप में रख देता है। ये टर्म थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए बताइएगा अनुच्छेद 1 में क्या है?
कितने भारतीय संघ के भीतर कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश? अनुच्छेद 1 के 1 में क्या है? अच्छा, आपके संघ का कितना नाम है? अरे आपके देश का क्या नाम है? भारत। और क्या है? और आपके संविधान में आपके देश का नाम बस दो ही है, भारत और इंडिया। भारत अर्थात इंडिया। अभी तो बताए थे। फेडरेशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश में है? अमेरिका में दोहरी नागरिकता। इसका मतलब क्या है बताएंगे? वहां पर एक तो राज्य स्तर पर भी है और दूसरा संघ स्तर पर भी है। तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश में है? अमेरिका में। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अनुच्छेद 2 में क्या है? पूरा ध्यान जहां जब तक नहीं रखिएगा इसमें क्या लिखा है इस पर भी ध्यान नहीं दीजिए, मेरा ज्यादा सुनिए। वो संशोधन तो बाद में गया, प्रॉपर बताना पड़ेगा। हाँ, अनुच्छेद 2 में क्या है? चले, जैसे कि भारत में किसी विदेशी भूभाग को शामिल करना हो या भारत का कोई हिस्सा किसी विदेशी के हाथ में सौंपना हो, किस अनुच्छेद के तहत करेंगे? 2 के तहत। किसके तहत? 2 के तहत। कोई दिक्कत नहीं इसमें, बोलेंगे नहीं। अच्छा, 100वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? कोई एक को टर्म याद रखिएगा, 100वां संविधान संशोधन भी उसी से लिंक ये भी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 100वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 100वां संविधान संशोधन कब हुआ था? चलिए याद है। अनुच्छेद 3 में क्या है? नाम और सीमा में भारतीय सीमा के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण करने और पुराने राज्यों के नाम, सीमा आदि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना हो, किस अनुच्छेद के तहत करेंगे? अनुच्छेद 3। लेकिन इस प्रकार के संशोधन करने से पहले वह विधेयक किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति कहां भेजेगा? संबंधित राज्य के विधानमंडल को। और संबंधित राज्य विधानमंडल से पारित होकर दोबारा कहां आएगा? राष्ट्रपति के पास। मानना ना मानना किसकी इच्छा पर निर्भर करता है? ये इतना टर्म याद रखे। उसके बाद सदन में जाएगा और सदन से क्या हो जाएगा? पारित होगा। अनुच्छेद 3 पढ़ लिए। अनुच्छेद 4 में क्या है? अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में है, ये टर्म कुछ बार याद नहीं रखिएगा, एक बार रीडिंग दीजिएगा तो दे दीजिएगा, सारा जितना बोले उतना इसमें दिया हुआ है। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन नए राज्यों का स्थापना या उनका प्रवेश करना है तो जो विधि बनाइएगा वो किस प्रकार से विधि बनाइएगा? तो बोलेंगे साधारण बहुमत। कौन सा? साधारण प्रक्रिया या साधारण बहुमत, दोनों एक ही चीज है। अच्छा, संविधान में संशोधन कितने प्रकार से? संविधान में संशोधन कितने प्रकार से? कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। कौन कौन? एक तो होता है नंबर 1 साधारण। नाम से ही साधारण, तो बहुत साधारण, बहुत आसान है। संविधान में संशोधन करने का कुछ टर्म ऐसा है कि जो काफी डिफिकल्ट है, काफी आसानी से संशोधन नहीं कर सकते। कुछ ऐसा है जो बहुत आसानी से संशोधन कर सकते हैं। तो भारत का संविधान क्या है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। संशोधन करने का मन हुआ, संशोधन करना शुरू कर दिए। अब कुछ टर्म ऐसा है जिसमें इच्छा भी हुआ, जब तक बहुमत नहीं मिलेगा तब तक संशोधन नहीं कर सकते। इस प्रकार से एक तो क्या आया? साधारण प्रक्रिया। दूसरा क्या आता है? संशोधन पढ़े हैं कि नहीं? बोलते चलिएगा, उसी हिसाब से इसको यहां पे रखेंगे, ताकि इसको नहीं होगा तो बाद में पढ़ाएंगे। विशेष प्रक्रिया प्लस आधे राज्यों के बहुमत से। तीनों टर्म कुछ कुछ याद रखिएगा। संविधान में संशोधन कितने प्रकार से करते हैं? 3 प्रकार से।
साधारण प्रक्रिया, विशेष प्रक्रिया और विशेष प्रक्रिया प्लस आधे राज्यों के बहुमत से। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां से याद रखिएगा एक, अच्छा संविधान में संशोधन यदि करेंगे तो यह टर्म किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है बताइएगा? 368 में। किसमें है? 368 में। इधर लिख रहे हैं ज्यादा अच्छा है। किस अनुच्छेद में है? और संविधान में संशोधन 3 प्रकार से। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन 2 प्रकार से। 368 के तहत संविधान में संशोधन 2 प्रकार। कौन कौन? एक तो विशेष प्रक्रिया और दूसरा विशेष प्रक्रिया प्लस आधे राज्यों के बहुमत से। टर्म आया समझ में? हम बोले संविधान में संशोधन कितनी प्रकार से? अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कितनी प्रकार से? ऐसे इसको क्लियर रखिएगा, 2 प्रकार से हो गया। अब अनुच्छेद 368 के तहत जो भी संशोधन करेंगे वह क्या कहलाएगा? अधिनियम। क्या कहलाएगा? अधिनियम, एक्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर साधारण प्रक्रिया से बना रहे कोई भी कानून तब वो क्या बनेगा? सिर्फ कानून रहेगा। क्या रहेगा वो? कानून। अधिनियम किसके तहत बनेगा? अनुच्छेद 368 के तहत। किसके तहत? लोग बोलचाल में क्या करता है? संसद सदन से जो पारित हुआ सब अधिनियम बन गया, करता है कि नहीं करता है? लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे यही टर्म रखेगा, जो 368 से संशोधन करेंगे वो क्या कहलाएगा? एक्ट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन यदि नए राज्यों की स्थापना या उनका प्रवेश करना है, कुछ कुछ टर्म जैसे साइड में लिखते हैं तो उसको लिखते चलिएगा। स्थापना या उनका प्रवेश और विद्यमान राज्यों के नाम, क्षेत्र, उनको सीमाओं आदि में परिवर्तन के लिए सांसद यानी संविधान की पहली या चौथी अनुसूची में कोई बदलाव करती है तो इस विधि को, अनुच्छेद यहाँ पे 368 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। साफ लिखा हुआ है। किसके तहत संशोधन माना जाएगा? साधारण प्रक्रिया। क्या माना जाएगा? साधारण प्रक्रिया। संविधान में संशोधन 3 प्रकार से, साधारण, विशेष, विशेष प्लस आधे राज्यों के बहुमत। कोई दिक्कत इसमें हुआ नहीं ना? कुछ अनुच्छेद भी याद रखिएगा। तो अब इसमें क्या साधारण प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? बिल्कुल साधारण, आसान। जैसे सदन का बैठक हुआ, सांसद कौन करेगी? सांसद। लोकसभा कौन सा होता है? राज्यसभा। और क्या होता है? सांसद के कितने अंग? कौन कौन? अब कोई कानून कैसे बनता है? बोलेंगे दोनों सदन से पारित होगा, उसके बाद वो किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेंगे, तब वो अधिनियम या कानून बनेगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब यहां से साधारण प्रक्रिया से संशोधन करना, साधारण प्रक्रिया का मतलब ही होता है क्या? उस दिन जो सदन के भीतर है, ध्यान से सुनिएगा, उस दिन जो सदन के भीतर उपस्थित सांसद है उनके बहुमत से। किसके बहुमत से? उस दिन, जिस दिन सदन में विधेयक प्रस्तुत हुआ, जितना भी वहां पे प्रस्तुत है उसके क्या बहुमत से? उसके बहुमत। उसके बहुमत का मतलब है, याद रखिएगा, लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ होगी तो मिनिमम उपस्थिति कितना होना चाहिए? तो 55 सदस्य। कितना का? जब तक अगर 54 हो गया तो सदन की कार्यवाही प्रारंभ, यानी कि लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ मिनिमम कितना सदस्य चाहिए? 55। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बोलेंगे नहीं। अब 55 के बदला यहां पर इसको कर दीजिए कितना? 57। कितना कर दें? मान लेते हैं, इससे कम क्या करेंगे? इससे कम कर देते हैं। अच्छा, लोकसभा में कितने सदस्य हैं टोटल वर्तमान में? इस सप्ताह में कुछ लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? कितना? कहा कि 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान तो वो तो अब समाप्त हो गया। 331 क्या हो गया? वो समाप्त हो गया। तो अब इसमें से कोई भी सदन में, अब इसमें मान लेते हैं जैसे क्या 57, मान लेते हैं एक दिन ऐसा है, इससे कम क्या होगा? 57 सदस्य यदि उपस्थित है, 57 का बहुमत क्या होगा? बहुमत का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, आधे से एक ज्यादा, 50% प्लस 1। कुछ भी लेता है, बहुमत का क्या अर्थ होता है? बहुमत का अर्थ ऐसे यहाँ पे पूछे कि लड़की ज्यादा है कि लड़का ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे? यही ना बोलेंगे।
तो बहुमत का अर्थ क्या होता है? बहुमत मतलब आधे से एक ज्यादा, आधे से एक ज्यादा, 50% प्लस 1। आधे से एक ज्यादा का मतलब क्या होता है? 50% प्लस 1 बोलेंगे, ठीक। अब इसका 50% प्लस 1 कैसे निकालिएगा? एक तुरंत से इसमें माइनस कीजिएगा, कितना आता है? 56। 56 का आधा 28, 28 प्लस जो माइनस किया था उसको फिर से प्लस कर दीजिएगा। इसी तरह से निकाले, यानी कि 29 सदस्य भी यदि लोकसभा में उपस्थित है तब क्या हो जाएगा? संविधान में संशोधन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। इस प्रकार संशोधन ये आसान है कि नहीं? आपकी इससे भी आसान होगा कि? इससे आसान तो ना हो सकता। अब मतलब कुछ प्रक्रिया क्या है? आसान। नाम से ठीक क्या? साधारण प्रक्रिया था। क्या था? साधारण प्रक्रिया। साधारण प्रक्रिया है कि नहीं? ये टर्म समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो याद रखेगा, यहाँ पे स्पष्ट दिया है कि यदि कोई बदलाव करती है तो ऐसी विधि को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। किसके तहत माना जाएगा? साधारण बहुमत। किसके तहत? साधारण बहुमत तो बता दिए। संविधान संशोधन खुद अपने आप में चैप्टर है, जब पढ़ाएंगे भाग 20 तब वहां पे पूरा का पूरा, एक दिन लगेगा पढ़ाने में सिर्फ। लेकिन इतना जरूर याद रखेगा जितना टर्म अभी आपको बोले थे। ये कुछ शॉर्ट टर्म में दिया गया है, यहां से पढ़ लीजिएगा। ये कितना रिपीट करेंगे? ये सब तो हो ही गया। हाँ, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में सिर्फ इतना है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी परिवर्तन करेंगे वो साधारण प्रक्रिया से करेंगे। किस प्रक्रिया से करेंगे? वह संशोधन अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के अधीन नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? क्यों? 368 के तहत जो संशोधन करेंगे वो क्या बन जाएगा? अधिनियम बनेगा। क्या बनेगा? अधिनियम बनेगा। समझ में आया? और वो क्या है? विशेष प्रक्रिया। क्या है? उससे संशोधन करने में, उसका संशोधन भी यदि बताएंगे तो बता सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे वो चैप्टर ओपन करना नहीं चाह रहे तो फिर लेंदी होगा, उसको बता दें। यहाँ पे देखिएगा अनुच्छेद 4 यहाँ दिया भी है, ऐसी कोई भी विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझे। 368 के तहत उसमें संशोधन नहीं करेंगे। याद रखिएगा, सिर्फ कैसे करेंगे? साधारण प्रक्रिया से। कैसे करेंगे? साधारण प्रक्रिया से। इस यहाँ पे इसका तात्पर्य क्या? इससे विधेयक को समान बहुमत से पारित किया जा सकता है। किससे करेंगे? कहा कि 3 प्रक्रिया से करवे करते, 368 में 2 प्रक्रिया, तो बचा क्या? एक ही तो बचा। ऐसे भी याद रख लीजिएगा। और समान बहुमत से आशय क्या होता है? उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत। उस दिन सदन में जितना उपस्थित, जितने वोटिंग किया उसके बहुमत। कोई दिक्कत इसमें? ये टर्म समझ में आया? हाँ, कौन सा टर्म नहीं समझ? जल्दी बोलिए, तब संविधान संशोधन पढ़ाइए देते हैं। पहले बोलिए, कहीं बोलिएगा तब नहीं कि कहाँ दिक्कत है। हाँ हाँ, कहाँ टर्म? कौन सा समझ में? अरे अनुच्छेद बताए कि अनुच्छेद 2 जो होता है, अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी संशोधन करेंगे वो किस प्रक्रिया से करेंगे? साधारण प्रक्रिया क्या होता है पहले यही बताइए। साधारण प्रक्रिया का अर्थ होता है कि सदन में उपस्थित और पहले तो ये टर्म पता होना चाहिए। क्या लिखा है? अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी करेंगे साधारण प्रक्रिया से संशोधन करेंगे। 368 के तहत नहीं करेंगे। 368 के तहत नहीं करेंगे। 368 के तहत नहीं करेंगे। 368 के तहत कितने प्रकार से संशोधन करते हैं? 2 प्रकार। तो 2 प्रक्रिया जी सब याद रखिएगा कुछ कुछ, तब ना। एक ही टर्म को कितना लिखवाइएगा?
इतना चीज तो इससे पहले, इसमें आप बताइएगा कि क्या, इसमें बताइए पहले यहाँ पे कौन सा टर्म ऐसा जो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। नहीं हो समझे तैयो चलिए ठीक है तब, अच्छा रिपीट फिर से कर देंगे, परेशान हो गया। तो भाग एक किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक था? 1 से 4। अब कौन सा भाग ओपन होगा? भाग 2। भाग 2 में क्या है क्या? नागरिकता। क्या है? अच्छा, नागरिकता क्या होता? बोलिए। आप नागरिक हैं कि नहीं है? बहुत कितना आसान है। आप नागरिक हैं कि नहीं है? बोलेंगे हाँ है। नागरिक है तो आपको क्या क्या अधिकार है? बोलेंगे कि हम, एक तो पहले सिविल अधिकार है मेरे पास, दूसरा क्या है? राजनीतिक अधिकार है। क्या है? आपको वोट देने का अधिकार है कि नहीं है? वोट देने का यदि अधिकार, कोई विदेशी को वोट देने का अधिकार है? यहाँ आके दे सकता है वोट? वोट यदि नहीं दे सकता तो पहला तो अंतर दोनों में यही आया, आया कि नहीं? तो यानी कि जिसे आप राजनीतिक अधिकार और सिविल अधिकार क्या हो, प्राप्त हो, उसको क्या बोलेंगे? नागरिक। क्या बोलेंगे उसे? भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? एकल या दोहरी? क्या है? एकल नागरिक। दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश में है? कहां पे? अमेरिका में। दोहरी नागरिकता जो अमेरिका में, एक तो राज्य स्तर पर था और दूसरा संघ स्तर पर, लेकिन भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है। भारत में कैसा प्रावधान? भारत में एक ही नागरिकता है, सिर्फ और सिर्फ किसका? भारत का। किसका? भारत का। अच्छा, भारत में जो नागरिकता का प्रावधान लिया गया है, किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लेगा तो अमेरिका में तो दोहरी नागरिकता था, तो यहाँ दोहरी नागरिकता लेगा। ब्रिटेन से। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। भारत में किस प्रकार की नागरिकता तो बताइएगा? इकहरी नागरिकता। कैसा है? या एकल नागरिकता। क्या कहते हैं उसको? एकल नागरिकता। किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। चलिए तो थोड़ा सा देखिए, डिफिनेशन में पूछेगा नागरिक क्या होता है। आज तक किसी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, सब नहीं चलता है। क्या दिया है? राज्य में निवास करने वाला वह व्यक्ति जिसे राज्य की पूर्ण सदस्यता क्या हो? प्राप्त हो। क्या हो? प्राप्त हो। वह अपने राज्य और संविधान के प्रति क्या रखता हो? पूर्ण आस्था। कोई विदेशी है, विदेशी को आपके संविधान या आपके देश से कोई निष्ठा है, वो हमेशा कहीं जाएगा तो क्या बोलेगा? वो अपने देश का नारा लगाएगा। लगाएगा नहीं लगाएगा? आपके देश का नारा लगाएगा? नहीं लगाएगा। तो देश के प्रति निष्ठा का मतलब ये होता है कि हम क्या बोलते हैं? हमेशा सुतलो है, जगलो है, कहीं है, पहाड़ पर्वत नदी, हमेशा बोलते हैं भारत माता की है। कहते हैं कि नहीं? ये हुआ देश के प्रति निष्ठा। संविधान के प्रति निष्ठा का क्या है? तो संविधान के अनुकूल, यानी संविधान पर हमको क्या है? विश्वास। सबसे ऊपर क्या है? संविधान। संविधान के नीचे सब है, यानी कि संविधान का पालन करते हैं। क्या करते हैं? संविधान का पालन। तो वो टर्म लिखा हुआ, नागरिकता किसी व्यक्ति की वह स्थिति होती है जिसमें नागरिक के रूप में वे समस्त अधिकार प्राप्त करते हैं जो संविधान द्वारा निर्धारित किए। यह अधिकार किसी विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं। तो एक इतना डिफिनेशन नहीं भी याद रखेगा, सिर्फ याद रखिएगा जिसको कि सिविल अधिकार और कौन सा? राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, उसे क्या बोलेंगे? नागरिकता। कुछ अनुच्छेद पहले देख लीजिए, यहीं पे अनुच्छेद में पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, ठीक ना? नागरिकता संबंधी कुछ अनुच्छेद है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? अनुच्छेद 5 से 11 तक। इसमें मात्र एक ही अनुच्छेद ऐसा है जहां से एग्जामिनर सवाल बनाता है, उसके अलावा सवाल नहीं बनाता।
तो कुछ को समझ लीजिए। क्या दिया है अनुच्छेद 5 में? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। जिस समय संविधान बना, आज के समय में आपके पास सारा चीज है, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, मैट्रिक है कि नहीं, इंटर ग्रेजुएशन, ढेरे प्रकार का डीएल रहता है नहीं रहता। उस समय, जिस समय देश आजाद हुआ, उस समय एक आम व्यक्ति के पास क्या था, कौन सा डॉक्यूमेंट था? बोलेंगे कुछ नहीं था, लेकिन वो भारत के टेरिटरी में रह रहा था कि नहीं रह रहा था, और उसको नागरिकता देना है कि नहीं देना है? तो किसके आधार पर देंगे? तो उसका प्रावधान किया था। और संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, इसी को क्या कहते हैं? अधिवास के आधार पर नागरिकता। क्या कह देते हैं इसको? अधिवास के आधार पर नागरिकता। पहले से बसा है कि नहीं बसा है, भारत में रह रहा है कि नहीं रह रहा है, तो उसको नागरिकता देना है। सबसे पहला उसी के लिए प्रावधान किया अनुच्छेद 5 में, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अब दूसरा क्या था? भारत और पाकिस्तान का क्या हो गया था? बंटवारा हो गया। भारत का बंटवारा हुआ, भारत का क्या? दो टुकड़ा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। अब सबसे समस्या क्या था? बंटवारा किया किसने था? बोलेंगे अंग्रेज ने। किसने किया? अंग्रेज ने। अंग्रेज को भारत और पाकिस्तान के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। आया, बंटवारा करना था, बंदर बांट करके चला गया। अब यहां जो रहेगा, दिक्कत तो उसको है ना। कोई क्या था कि जैसे मान लीजिए पाकिस्तान में कोई सिटीजन रह रहा है और उसका जमीन है हिंदुस्तान में, जमीन कहां गया? उसका प्रॉपर्टी कहां गया? हिंदुस्तान में। अब कैसे रहेगा वो? दिक्कत है कि नहीं है? और उस समय सबसे बड़ा जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारा का विषय था क्या? बोलेंगे धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ था। किसके नाम पर हुआ था? संप्रदाय के नाम पर, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर हुआ था ना। जो मुस्लिम बहुल इलाका था वो पाकिस्तान का लाया, जो हिंदू बहुल इलाका था वो हिंदुस्तान का लाया। यही था कि कुछ अलग था इससे? यही था। बंटवारा तो हो गया, चलिए ठीक है, लेकिन समस्याएं क्या थी कि अब कुछ इलाका ऐसा था, जो इलाका तो हिंदू बहुल था लेकिन उसमें मुस्लिम रह रहा है। कौन रह रहा है उसमें? मुस्लिम रह, और उसका घर है वहां पर, जमीन है, वो छोड़ के जाएगा? नहीं जाएगा। अब अगर जाएगा नहीं तो एक टेंशन उसको ये भी है कि हम इस हिंदू के बीच कैसे रहेंगे। ठीक यही कहानी दूसरा था, जो मुस्लिम बहुल इलाका था, उसके कुछ क्षेत्रों में क्या था? हिंदू रहता था। हिंदू के साथ भी वही कहानी था, उसका भी प्रॉपर्टीज है, भूमि है, जमीन है, वो उसको छोड़ के कैसे आएगा? आ तो नहीं सकता। लेकिन उसके साथ भी रहने में दिक्कत है कि नहीं है? वहां हमेशा टेंशन में। उसके बाद क्या होगा? गदर मूवी देखे हैं कि नहीं देखे हैं? कैसे ट्रेन में भर भर के लाशें इधर से उधर, उधर से इधर होता है, तारा सिंह आ जाता है लालटेन लेके। तो वही कहानी यहां भी था, कंडीशन वही है, दूसरा कुछ भी कंडीशन नहीं है। अब इस चीज से बचने के लिए क्या करेगा? तो भारत और पाकिस्तान आपस में क्या किया था? एक समझौता किया था। क्या किया था? उसको कहते हैं अनुमति पत्र प्रणाली, एक लाइसेंसिंग सिस्टम। क्या किया था? लाइसेंस। इसके तहत क्या था? पहले एक कुछ टर्म समझ लीजिए, उसके बाद अनुमति पत्र प्रणाली पढ़ाएंगे, थोड़ा सा वो और कॉम्प्लिकेटेड होते जाता है। पाकिस्तान से जो भारत आ गया, ध्यान से समझिएगा, क्या बता? जो पाकिस्तान से भारत आ गया, भारत सरकार क्या करेगी? उसको नागरिकता प्रदान कर देगी। क्या करेगी? जो पाकिस्तान से भारत चला आया उसको भारत सरकार क्या करेगी? नागरिकता प्रदान कर। किस अनुच्छेद के तहत? अब एक सिटीजन ऐसा था जो भारत में रहना क्या कर रहा था? गिल्टी फील कर रहा था, काफी परेशानी में महसूस कर रहा था। वो यहां से अब कहां चला जाएगा? पाकिस्तान। कहां जाएगा? तो भारत से जो पाकिस्तान चला गया, तो पाकिस्तान सरकार उसे क्या करेगी? नागरिकता प्रदान करेगी। लेकिन पाकिस्तान सरकार जैसे उसको नागरिकता देगी, तो भारत सरकार नागरिकता क्या करेगी? उसकी समाप्त कर देगी। क्या करेगी? कोई दिक्कत नहीं। इसमें वही टर्म लिखा हुआ है कि पाकिस्तान को प्रवर्जन, मतलब वहां पे जाना करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार करने। अब दूसरा टर्म क्या दिया नंबर 8 में? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। कौन सा दिया है? उद्भव का अर्थ याद रखिएगा, मूल। क्या होता है? जैसे कि अमेरिका का राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन था? कोई ना भारतीय मूल का, इंडियन से शादी किया था कुछ। भारतीय मूल का मतलब पहले समझ लीजिए, उसके बाद बताते हैं। भारतीय मूल का मतलब है कि उसका दादा दादी नाना नानी कोई एक क्या था? इंडियन था। क्या था?
लेकिन इंडियन था, लेकिन वह रह कहां रहा था? भारत से बाहर। कहां रह रहा था? भारत से बाहर। कुछ ऐसी इकाइयां भी थी जो भारत को आजाद कराने के लिए विदेशी भूमि से काम कर रहा था। जैसे पढ़िएगा क्या, गदर पार्टी पढ़े हिस्ट्री में? नहीं, गदर पार्टी का स्थापना हुआ था कहां पर? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था कि नहीं हुआ था? अब वो क्या, उसको चला कौन रहा था? तो अमेरिकी मूल में जो अमेरिका का सिटीजन था, लेकिन मूल क्या था उसका? इंडियन था कि नहीं था? ये लोग क्या कर रहा था? ये लोग क्या कर रहा था? भारत को आजाद कराने की बात कर रहा था, लेकिन मूल उसका क्या था? भारतीय था। भारतीय मूल से मतलब है उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, कोई एक क्या हो? इंडियंस हो। लेकिन वह रह कहां रहा था? भारत से बाहर। किसी दूसरे देश की नागरिकता को क्या किया था उसने? ग्रहण कर लिया था। इसको क्या बोलेंगे? मूल। क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत नहीं इसमें? बोलेंगे नहीं, उसी वही टर्म यहाँ पे दिया। तो मूल के आधार पर क्या करेगा? नागरिकता प्रदान कर देगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 8 के तहत। इसका रूट वर्ड देंगे, सब याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। लेकिन नहीं भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक अनुच्छेद सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। कौन सा? 11। सारा टर्म जो है ना वो 11 में, इधर सवाल नहीं बनता है। अब दिया है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में है विदेशी राज्यों को नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों को क्या होना चाहिए? नागरिक न होना। अब भारत का नागरिकता है, भारत का आप सिटीजन है, भारत के अलावा भारत सरकार को बताए बिना यदि किसी दूसरे राज्य की नागरिकता ग्रहण करते हैं, भारत सरकार क्या करेगी? नागरिकता समाप्त कर देगी। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 9। अब अनुच्छेद 10 है नागरिकता का अधिकार का क्या करना? बना रहना। नागरिकता का अधिकार का बना रहना का इसका सीधा सा मतलब होता है कि नागरिकता कोई छीन नहीं सकता आपसे। नागरिकता संबंधी कानून बनाएगा कौन? तो सांसद। कौन बनाएगी? सांसद द्वारा स्थापित विधि के अलावे किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति की नागरिकता छीनी या समाप्त नहीं की जा सकती। जैसे आते हैं ना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं क्या आज रात 12 बजे से 1000 के नोट प्रचलन में नहीं रहेंगे? कहते हैं नहीं कहते हैं? उसी तरह से आकर अगर यहाँ बोल दे कि चलिए आपकी नागरिकता समाप्त कर दिए तो समाप्त हो जाएगा? बोलेंगे नहीं, किसी के कहने से नागरिकता समाप्त नहीं होगा। कैसे समाप्त होगा? कानून बनाना काम है सांसद का। सांसद ने यदि विधि बना दिया वो सब पर लागू होगा, एक व्यक्ति के लिए कानून नहीं बनता। किसके लिए लागू होगा? सभी के लिए लागू। तो नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा? सांसद द्वारा विधि बनाई गई प्रक्रिया के अलावा किसी भी प्रकार से किसी की भी नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती है। अब यहां से यही टर्म आपको क्या करना है? पढ़ना है। ऐसे में सारा कुछ है, तुरंत से खत्म हो जाएगा। सांसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन क्या जाना, जानने की नागरिकता संबंधी कानून बनाएगी कौन? सांसद। कौन बनाएगी? सांसद। और सांसद ने इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था 1955 में। कब किया था? 1955 में पारित किया था नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। और इसी नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि कोई भी किसी को भी नागरिकता जो है ग्रहण कर सकता है 5 तरह से, और नागरिकता का त्याग कर सकता है 3 तरीके से। नागरिकता ग्रहण कितने प्रकार से कर सकते हैं और त्याग कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। कोई दिक्कत नहीं इसमें? नहीं। तो एक में अब यहां से सवाल स्टार्ट होगा और इसको कुछ कुछ याद भी रखना पड़ेगा। भारतीय संसद को अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता के संबंध में विधि निर्माण का क्या दिया गया? अधिकार दिया है। किसको दिया गया है? सबसे पहले तो मैक्सिमम टाइम तो यही पूछता है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसे है? क्या बताइएगा? सांसद को। किसको है? सांसद ने इस अधिकार का प्रयोग कब किया था? 1955 में। तो कौन सा 1955 में लाया? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। अब ये सब टर्म नहीं भी रखेगा कोई दिक्कत नहीं, यहां से ये वाला टर्म रखना पड़ेगा। इसके तहत भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? असमाप्त 3 प्रकार से। ग्रहण कितने प्रकार से? यही याद रखिएगा। 5 प्रकार कौन सा है? एक तो जन्म से। क्या दिया है?
जन्म से। इसका क्या मतलब हुआ? क्या दिया है जन्म से का मतलब? अरे इतना तो आसान है, जन्म से नागरिकता तो मतलब क्या हुआ? जन्म का मतलब है कि भारत में तो जन्म हुआ, उसके साथ साथ उसका माता या पिता कोई एक क्या होना चाहिए। अब कोई विदेशी आके भारत में जन्म ले लेगा तो उसको क्या करना, भारत का नागरिक तब हो गया हो, तो हम चल जाएंगे अमेरिका में बहुत पैसा है तो चल जाएंगे तो होगा, ऐसे बात नहीं बनता, याद रखिएगा। तो जन्म से का क्या मतलब होता है यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ जन्म से का मतलब होता है कि जिसका जन्म भारत में हुआ तो ठीक है, लेकिन उसका कोई एक माता या पिता क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई एक, दोनों ने कोई एक। फिर बताएंगे माता को इस लिस्ट से बाहर कर दिया था। एक का क्या, वंशाधिकार, वंश के आधार पर। किसके आधार पर? वंश का मतलब क्या होता है, कोई इंडियंस है, क्या है, कोई इंडियंस है, उसका जन्म कहां पे हो गया, विदेश में। कहां हो गया, विदेश में, अमेरिका में जाके। चलिए, अब अमेरिका में हुआ तो वो कौन सा नागरिक कहलाएगा, बोलेंगे अब उसका फिर से देखेगा उसका माता या पिता क्या है, उसका माता या पिता में से कोई एक इंडियन है तो वो क्या कहलाएगा, इंडियन। क्या कहलाएगा वो? तो वंश के आधार पर नागरिकता मिला कि नहीं, उसका वंश, उसके माता पिता कहां से थे, इंडियन से, कोई दिक्कत नहीं। तो एक तो वंश, इस दोनों में टर्म सिर्फ एक ही है, कोई एक माता पिता को याद रखिएगा। एक क्या है, पंजीकरण के द्वारा। क्या है, पंजीकरण के द्वारा का क्या मतलब होता है, अल्पवयस्क बच्चा जो होता है वो पंजीकरण के माध्यम से क्या कर सकता है, नागरिकता ग्रहण कर। किसके माध्यम से, अल्पवयस्क बच्चा। अच्छा, वोटर आईडी कार्ड आपको आपका कब बनता है, बनता है कि नहीं, लेकिन उससे कम है, तब आप माता पिता के रेफरेंस से क्या होगा, बनता है कि नहीं बनता, उसके पास क्या कागज रहता है, कुछ रहता है, बच्चे के पास नहीं रहता। तो एक तो पंजीकरण, पंजीकरण के द्वारा और कौन ले सकता है नागरिकता, मान लीजिए कोई विदेशी महिला है, कौन है, विदेशी महिला, वो इंडियन पुरुष से शादी करना चाहता है, अभी नहीं किया है, 2 महीना 4 महीना 6 महीनों में करेगा, तो वो महिला भी पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकती है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये सब नहीं भी याद रखिएगा तो आपका काम चलेगा, सिर्फ रखिएगा नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में आया, इसके तहत नागरिकता ग्रहण करने के तरीके, त्यागने के तरीके, इतना से काम चल जाता है, ज्यादा मैक्सिमम सवाल इससे, लेकिन कुछ टर्म ऐसा क्या है बताते चलते हैं तो ज्यादा आसानी से कनेक्ट होते चलते हैं। एक क्या है, देशीकरण, एकदम बहुत आसान है। जैसे क्या है, देशीकरण, देशीकरण से कोई विदेशी को अगर भारत की नागरिकता ग्रहण करना हो तो किसके माध्यम से करेगा, देशीकरण। तो याद रखिए, देशीकरण के माध्यम से कौन नागरिकता ग्रहण करेगा, कोई विदेशी। वो अमेरिकन है, वो उसको भारत की नागरिकता चाहिए तो किसके माध्यम से लेगा, यही सवाल बनाता है। किसी विदेशी को भारत की नागरिकता ग्रहण करनी हो तो किस प्रक्रिया से करेगा, देशीकरण। किसके माध्यम से, देशीकरण के माध्यम से। एक क्या है, विदेशी भूमि, इसको और एक्सप्लेन करेंगे अभी। एक क्या है, विदेशी भूमि के अर्जन के द्वारा। सिक्किम पहले क्या था, भारत के टेरिटरी में तो नहीं आता था, लेकिन जैसे ही सिक्किम 1975 में क्या हो गया, भारत के टेरिटरी में शामिल हुआ, पूर्ण राज्य का दर्जा, तो उसी समय क्या होगा, सिक्किम के भीतर जितनी भी आबादी थी उन सबको क्या माना गया, भारत का नागरिक। उसको, उसके लिए उसको कहीं भी आवेदन एप्लीकेशन देना नहीं पड़ेगा। तो याद रखिएगा, विदेशी भूमि के अर्जन द्वारा, जैसे अभी चर्चा में बहुत चलते रहता है पीओके भारत का, भारत सरकार चढ़ाई कर दे और पीओके भारत में मिला ले, तो उस समय वहां पीओके में जो भी आबादी रह रही है उसको ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं ना। तो विदेशी भूमि के अर्जन के द्वारा, बाकी सब टर्म इसमें दिया हुआ है। भारत में जन्म से कब, 26 जनवरी 1950 के बाद से। यहाँ क्या दिया, वंश से नागरिकता, सारा टर्म वही दिया हुआ है, कुछ नहीं। एक यहां से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक इसको मेंशन करना था कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था, 1992 के द्वारा। अंडरलाइन कर लीजिएगा, काहे कि रिकॉर्ड रहता नहीं, यार सवाल यही बनेगा यहां से।
इससे पहले क्या था, इससे पहले वंश के आधार पर माता को नहीं माना जाता था। क्या माना जाता था माता को? सिर्फ किसको माना जाता था? पिता को। तो बोले माता के लिए कब से प्रावधान किया गया? 1992 में। अब यहां से पंजीकरण वही है, अच्छा, पंजीकरण के माध्यम से जो भी लेगा नागरिकता, उसके लिए उसको आवेदन करने से पहले भारत में कितना समय रहना पड़ेगा? 7 वर्ष। कितना वर्ष? 7 वर्ष। ऐसा नहीं कि कोई अमेरिकन आया यहाँ पे अगर लेना चाहता, एप्लीकेशन दिया और तुरंत से रहना शुरू हो गया, ऐसे कम से कम कितना समय रहना पड़ेगा उसको? 7 वर्ष। उसके बाद वो एप्लीकेशन देगा, और वो जो रह रहा है यहाँ पे 7 वर्ष, उसका भी कुछ प्रमाण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं आए किसी के घर में रह रहे हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं। उसका क्या होना चाहिए? रिकॉर्ड होना चाहिए, वीजा, पासपोर्ट, लाइसेंस, कुछ इस तरह से जैसे आइए ऐसे तो नहीं आ सकता है। उसका क्या होना? प्रमाण होना चाहिए। बाकी का टर्म इसमें याद नहीं रखना। सर आ गए हैं, ये लगभग समाप्ति पे आप लोग कुछ देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा। राज्य क्षेत्र के अर्जन द्वारा, ये सब टर्म समझ में आया कि नहीं? वंश, जन्म, ये सब पंजीकरण, कोई दिक्कत नहीं इस टर्म में? नहीं। अच्छा, सांसद नागरिकता संबंधी कानून किस अनुच्छेद के तहत बना सकती है? सांसद नागरिकता संबंधी कानून किस अनुच्छेद के तहत बना सकती है? आज ये बताया तो इसीलिए बार बार हिंट करते हैं कि एक ही अनुच्छेद पढ़ना, एक ही अनुच्छेद पढ़ना। अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11। 2 अनुच्छेद इसमें आते हैं नहीं, नागरिकता 2 का मतलब हुआ 1 और 1 11। ये हुआ इंडिकेट करना कि भाई कम से कम इसका सहारा भी लेके बोलिए। यहाँ पे देखिए लिखा दिया, भारत में क्या है? एकल नागरिकता। भारत की नागरिकता का अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा नियंत्रित और क्या करती है? विनियमित, यानी रेगुलेट करती है। इसी के अधिकार का प्रयोग करते हुए संसद ने भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम कब लाया था? संसद ने इस अधिकार का अनुच्छेद 11 का प्रयोग करते हुए प्रथम नागरिकता संशोधन अधिनियम कब लाया था? ऐसे बोलते चलेगा तब ना, सब तो दे ले। ये थोड़ा सा जानिए, नागरिकता की समाप्ति क्या, किस प्रकार से? परित्याग, ये भी पूछता है, इसको हल्के में नहीं लेना है। परित्याग, पर्यावसान और क्या है? वंचित किया जाना। परित्याग का क्या अर्थ होता है? कि हम अब भारत में नहीं रहना चाहते, हम जाते हैं ब्रिटेन में रहेंगे। अपन अपनी इच्छा से त्याग कर दिए, तो अपनी इच्छा से त्याग करेगा कौन? जो वयस्क होगा, 18 साल से प्लस, 18 साल से नीचे वाला नहीं करेगा। यहाँ पे लिखा है वयस्क नागरिक नागरिकता का त्याग कर सकता है। अब दूसरा क्या है? पर्यावसान। भारत का वह नागरिक जिसने देशीकरण अथवा पंजीकरण के द्वारा अपनी इच्छा से क्या किया था? भारत की नागरिकता को स्वीकार किया। बोलेंगे ठीक है, अब भारत की नागरिकता को स्वीकार किया, अब बोलेगा कि नहीं हम यहां नहीं रहेंगे। अब क्या, वो उसको दूसरे देश की नागरिकता चाहिए। अब तो दूसरे जगह जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर दूसरे जगह गया तो उसकी नागरिकता भारत सरकार क्या करेगी? समाप्त कर देगी। कोई टर्म समझ में आया? ये एक क्या है? वंचित किया जाना। कौन सा किया जाना? कोई विदेशी नागरिक है और भारत की नागरिकता को ग्रहण किया, उसके लिए उसको कोई डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? और वो डॉक्यूमेंट्स, वो दस्तावेज क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए, फर्जी नहीं होना चाहिए। और अगर फर्जी हुआ तो भारत सरकार जांच में यदि निकल गया फर्जी, तो उसकी नागरिकता क्या करेगी? समाप्त कर देगी। भारत सरकार नागरिकता उसी को देगा तो जिसको कि भारत के प्रति आस्था होगा, निष्ठा होगा, भारत के संविधान के प्रति क्या होगा? आस्था और निष्ठा होगा, उसी को नागरिकता देगा, सबको नागरिकता नहीं देगा। अब जैसे निष्ठा का क्या मतलब होता है? भारत पाकिस्तान से लड़ाई हो गया, हम पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे यहाँ पर, तब क्या करेगा? बोलेगा, देगा 2 डंडा, बोलेगा चलो जाओ पाकिस्तान में रहना। करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ रहना जरूरी नहीं है। समझ रहे हैं? ये सपन क्या होता है? हमेशा भारत माता की जय करते रहना। तो यही सब कुछ है टर्म। चलिए आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा जरूर इसको देख लीजिएगा। कल से क्लास और क्या करेंगे? फास्ट होगा।
तो इतने